था ना इतना। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, नक्सलियों की एमएमसी जोन। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस जोन के प्रवक्ता ने आत्मसमर्पण के लिए सरकार के सामने पेशकश की है। उसमें विस्तार न्यूज को एक बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश की है। नक्सली प्रवक्ता ने विस्तार न्यूज से बातचीत की, उसके बाद सरकार के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। क्या प्रस्ताव रखे, किन किन मुद्दों पर बात हुई, इन सब पर बात करेंगे। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में हिडमा के समर्थन में कुछ नारे लगे। उन नारे लगाने वाले कौन हैं, उन लोगों का क्या वो वास्तव में नक्सलवाद को समझते हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं उसको समझते हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा में कौन कौन शामिल है उनसे मिलवाएंगे। उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिलने जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। जो लोग हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बस्तर में हुई खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें जीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है और हमने तो अपना सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की पीढ़ी खोया है। और कहा जाता है कि इस पूरे जीरम कांड के, जीरम मातम के पीछे हिडमा का हाथ था। तो ऐसे तत्वों की हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि दिल्ली में जो नारे लगे उसके पक्ष में न तो बीजेपी है न कांग्रेस है। तमाम लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो वास्तव में बस्तर को नहीं समझते और हिडमा जिंदाबाद के या हिडमा अमर रहे के नारे लगाने वाले वास्तव में देशद्रोही होंगे, ये हमारा मानना है। आज की चर्चा में भाजपा का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे बस्तर के साथी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सक्रिय हैं। संजय ठाकुर जी से पहला सवाल रहेगा। संजय जी, कल आपके पास फोन आया नक्सली प्रवक्ता जो एमएमसी जोन के प्रवक्ता हैं, उस प्रवक्ता ने आपसे क्या कहा, उनकी क्या अपील थी और उनका क्या मानना था, किस तरीके से अभियान को कैसे रोका जाए और किस तरीके से वो समर्पण करेंगे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जैसे बस्तर में नक्सलियों ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी बनाई है, ठीक उसी तरह नक्सलियों की एक और स्पेशल जोनल कमेटी है जिसे एमएमसी एसजेडसी कहते हैं। इसका मतलब होता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की एमएमसी जोन, जिसमें ये इन तीनों राज्यों के बॉर्डरिंग जिलों को शामिल करते हैं। इस इलाके के प्रवक्ता ने, यानी इस इलाके में नक्सल संगठन के प्रवक्ता अनंत ने, जिनका असल नाम विकास नागपुरे है, इन्होंने मुझे कल रात को कॉल किया और कल रात को कॉल करके इन्होंने मुझे कहा कि अब हम भी सोनू दादा या रुपेश दादा की तरह अपने साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और इसके लिए हम आपके माध्यम से अपना संदेश तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वहां के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर वहां ऑपरेशंस कुछ धीमे पड़ते हैं तो ये अपने साथियों से बातचीत करेंगे और उनके साथ वापिस मुख्यधारा में लौटेंगे। तो उन्होंने कल लगभग 7 से 8 मिनट लंबी मुझसे बातचीत की और इसके बाद उन्होंने एक लेटर भी जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज
आप अपने मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, पुलिस के अधिकारियों से और एमपी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करके उनका रिएक्शन अपने चैनल में चलाइए, क्योंकि वो उन्होंने जिस नंबर से कॉल किया था, उस नंबर को उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि आमतौर पे पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर लेती है। उन्होंने कहा कि अब वो हमारे न्यूज़ के ज़रिए सरकार का रिएक्शन देखेंगे, अगर सरकार का रिएक्शन पॉजिटिव होता है, जो कि आया है, क्योंकि आपने ही गृह मंत्री विजय शर्मा से बात की है और उनका बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन आया है इस पे। तो अब उन्होंने कहा है कि जैसे वो ये खबर देखेंगे, वो फिर से एक बार हमसे संपर्क करेंगे और इसके आगे की प्रक्रिया जो है, वो शुरू करेंगे। जो जी, एक बात तो साफ है लेकिन कि अगर वो नक्सली वापिस आते हैं, तो एमएमसी ज़ोन जो अभी फिलहाल नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका माना जा रहा है, इस इलाके में रामदेर जैसे बड़े नक्सली सक्रिय हैं, रामदेर बीजापुर का ही है और हिड़मा के बाद ऐसा दूसरा नक्सली है, जो आदिवासी होते हुए, बस्तर का होते हुए नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा था। फिलहाल वो अपने जी, 20 साथियों के साथ उस इलाके में है। इसके अलावा आनंद और सुरेंद्र जैसे कुछ एसजेडसी मेंबर उस इलाके में हैं। लगभग 45 से 50 नक्सली वहां उस इलाके में अभी भी सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक टीआई आशीष शर्मा शहीद हुए। फिलहाल देश उस शहादत का भी गम मना रहा है। ये भी वही इलाका है। मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि लोग ठीक समझ है। पाएं किस इलाके की हम बात कर रहे हैं। मृगन जी। ठीक है, तो ये एमएमसी जोन के बड़े नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। चौहान जी, आपके पास आऊंगा। सरकार का स्टैंड क्लियर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी साफ कहा है कि वो एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ आए और फरवरी तक का जो समय मांग रहे हैं उतना तो समय नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर वो अपने 2 सदस्यों 3 सदस्यों को भेजें हमसे बातचीत करने के लिए, उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर बात करेंगे, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या लगता है बस्तर के बाद ये एमएमसी जोन भी नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा? चौहान जी। जी बिल्कुल, वो तो होना ही है। सिर्फ एमएमसी जो नहीं, पूरा इंडिया ही मुक्त होगा 31 मार्च 2025 2026 से पहले। ये पूरा का पूरा इंडिया मुक्त होगा, सिर्फ एमएमसी ही नहीं। और उसी की ये रूपरेखा तैयार की जा रही है नक्सलियों के द्वारा। हमने या ये कहा जाए कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने और उनकी टीम ने जो एक लक्ष्य रखा था 30 नवंबर तक हिडमा जैसे आतंकी नक्सलवादी को ढेर करना या फिर पकड़ के लाना या फिर सरेंडर करवाना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये हमारा लक्ष्य था, जिस लक्ष्य के को हमने 12 दिन पहले ही पूर्ण कर लिया। ये लक्ष्य जो है हमारा, उसमें भी हम पूर्ण करेंगे और नक्सली ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक एक और घटना हुई, जिस घटना की आपने जिक्र किया, वो जी, दुर्भाग्यजनक घटना ये हुई और 22 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया। और आपको सुन के हैरानगी होगी पांडे जी की 22 के 22 लोगों के मोबाइल में ऐसी गतिविधियां पाई गई कि जो देश विरोधी है। और वो लोग मिर्ची का स्प्रे लेके आए थे और उन्होंने छिड़कने की कोशिश भी की। ऐसा क्या करना चाहते थे? जब आप प्रोटेस्ट करते हो कि दिल्ली की हवाओं में जहरीली हवा है, तो वो प्रोटेक्ट करने की जगह तो आप खुद जहर घोल रहे हो। सही बात है। राजगद्दी के लिए कब आदमी राज की गद्दारी करने लग जाता है, ये उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो सामने दिख रहा है ना पांडे जी, वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ चाकू की गलती नहीं होती है, चलाने वाले की गलती ज्यादा होती है। आपने बोला कि क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था? उनको तो सब प्रदर्शनकारियों को समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको जो करवा रहा था, प्रदर्शन करवा रहा था, उनको जरूर समझ में आ रहा था कि वो क्या करवा रहा है और किस विचारधारा में जा रहा है। ये विचारधारा हम ऐसे ही नहीं बोल देते। ये विचारधारा, ये जो माओवादी विचारधारा है, नक्सलवादी विचारधारा है, उसको जीवित रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियां। क्योंकि ये इनका पैरेलल संगठन था। हम जब से देखते हैं, 4 दशकों से देखते हैं कि ये कांग्रेस के समर्थक रहते हैं और कांग्रेस इनकी समर्थक रहती है हमेशा, कभी भी। क्यों जी, ऐसा होता है कि हम जो 2 साल में हम 2,500 से ऊपर लोगों को सरेंडर कराते हैं। आप
5 सालों में नहीं करा पाते। हम 450 से ऊपर नक्सलवादी मार देते हैं, आप 5 साल में नहीं मार पाते। हम 100 से ऊपर मुठभेड़ कर देते हैं, आप 5 साल में नहीं कर पाते हैं। हम 1-1 करोड़ के कई नक्सलवादियों को ढेर कर देते हैं या सरेंडर करवा देते हैं, आप 5 साल में नहीं करा पाते हैं। आप आपने कैंप खोले, लेकिन कैंप में ये बोलते हैं कि आपको बाहर जाके मुठभेड़ नहीं करनी है। क्यों ऐसा होता है कि 2023 जो चुनावी वर्ष होता है, सिर्फ 111 लोग सरेंडर ही होते हैं? ये कहीं ना कहीं माओवादी और ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल कांग्रेस किए। इन सवालों का की जवाब मैं अभिमन्यु जी से ले लेता हूं, क्योंकि उन्हीं की सरकार से जुड़ा मामला है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड जो दिल्ली में हिडमा के समर्थन में थे, उनके खिलाफ है। अभिमन्यु जी, चौहान जी ने बहुत सारे सवाल किए, उन सवालों का पहले जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, और दूसरा जैसे आपके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, बहुत क्लियर है। हमारे संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी ने भी बयान जारी जो किया था, उसमें ये बात को स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज के साथ नहीं है। और जैसा कि उस मामले को लेकर के अभी मैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी बयान सुन रहा था, उनकी बातों से कई हद तक मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा वही सुशील आनंद शुक्ला जी ने भी कहा कि बस्तर को जो लोग नहीं जानते, और वे जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे, ज्यादा उम्र के भी नहीं थे वो लोग, कम उम्र लोग थे, तो उनको आके बस्तर देखना चाहिए। बस्तर का कम से कम 1.5-2 दशक का इतिहास जानना चाहिए। अब उसके बाद देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है मृगेन जी? समस्या तब आती है जब बयानबाजी करते हैं अरुण साव जैसे नेता और के.एस. चौहान जी जैसे प्रवक्ता। अभी देखिए बिना मतलब की बयानबाजी कर रहे थे, ऐसे अरुण साव जी भी कर रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं ये लोग, कांग्रेस से जोड़ते हैं। इन लोगों को संवेदना नाम की चीज नहीं है, संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है लोगों के अंदर। इनको हर चीज में राजनीति करना है, और कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो इसमें उनको राजनीति खोजनी होती है। कई बार तो मुस्कुराते दिखाई देते हैं कई सारे संवेदनशील मुद्दों की जब बात होती रहती है। तो अब मैं इसमें क्या बोलूं? देखिए हमारा स्टैंड यही है, आप कोई भी प्रदर्शन देखें जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता रहता है कि पैटर्न बन चुका है कि उसके अंदर कोई ना कोई इस प्रकार का एक बयानबाजी हो जाती है, कोई 1-2-4 लोग इस प्रकार के आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एनयू कैंपस में भी जो मामला हुआ, वहां पे जो लोगों ने नारेबाजी की थी उस प्रकार की, आज सबके ऊपर केस चल रहे हैं, जेल में है, लेकिन उसका भी जो भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। समस्या यहाँ पे है, हमारी पार्टी ने लगातार भर्त्सना की है। जो एक युवा कांग्रेस की कोई पदाधिकारी का भी बयान एक सामने आया था, उसको तत्काल पार्टी से बाहर निकाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके अलावा हाँ जी प्रीति मान जी की बात कर रहे हैं मैं, तो उनको पार्टी से बाहर किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। देखिए हम कहीं से कहीं तक कोई समर्थन नहीं किए, यहाँ तक कि अभी एक चीज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता भूल जाते हैं। अभी 2 साल के बाद बहुत करते हैं कि इतना कर दिया हमने, उतना कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम तो समर्थन भी करते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी जो 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार थी, वही थे जो केपीएस गिल को बोलते थे कि आप वेतन लो और मौज करो। वही थे जिनके रहते में 3 ब्लॉक का जो नक्सलवाद था वो कई संभागों तक पहुंच गया, कई जिलों तक पहुंच गया। वही थे रमन सिंह जी के कार्यकाल था जब 2011-12 में सबसे चरम पर नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के अंदर था। तो कहीं ना कहीं रमन सिंह जी के कार्यकाल में कमी थी, वो जो है उनको खत्म करने में सफल साबित नहीं हुए। लेकिन हमारी जो सरकार थी, अब मैं बताता हूँ, हमारी सरकार में जो नक्सली वारदातें होती थी, लगभग 450-500 वारदातें एक साल में हुआ करती थी। हम जो सरकार में आए थे, और जिस साल चुनावी वर्ष 2023, उस वर्ष में 100 घटनाएं भी साल में नहीं हुई थी। तो ये नक्सली घटनाओं में कमी की बात। उसके बाद जो मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के बाद, चाहे वनोपज खरीदने के बाद, ये लोग 15 साल में 7 वनोपज खरीद पाए थे। हमने 70 वनोपज खरीदे समर्थन मूल्य में 5 सालों के अंदर में। तो वहां के लोगों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद नीति बनाई, जो नक्सल नीति, पुनर्वास नीति, जो हमारी सरकार की बनी हुई थी पिछले अप्रैल तक, तो वही नीति चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अप्रैल में इनकी नई नीति लागू हुई है, उसके बाद से आज तक की स्थिति है, तो वो बात तो क्यों नहीं बताते? देखिए नक्सलवाद में हम कभी भी राजनीति करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। पहले भी आप देखेंगे सलवा जुडूम का मामला था, हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो थे महेंद्र कर्मा जी, उन्होंने किस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन किया, कैसे उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ काम किया, वो छत्तीसगढ़ ने देखा है। तो छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं ने तो अपनी शहादत तक दी है। हर बात में, हर कदम पे छत्तीसगढ़ की, चाहे रमन सिंह जी की सरकार थी, नक्सलवाद के खिलाफ हम खड़े रहे हैं। 5 साल हम भी थे, आज भी हम खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इसमें राजनीति करती है, जब हमारे 5 साल में ये लोग सहयोग नहीं कर पाए, और अभी आज भी जो कुछ इस प्रकार के मामले आते हैं उसको जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम ये लोग करते हैं। जी ठीक है, जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम करते हैं। संजय जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ,
आप इससे पहले दिल्ली में जो नक्सली हिंसा के पीड़ित थे, उनके साथ जेएनयू भी गए, गृह मंत्री अमित शाह के घर भी गए, तमाम चीजें थी वहां। वो आवाज जो है उन पीड़ितों की आवाज आई। लेकिन अभी कल जो बयान आया, जो नारेबाजी हुई है, वो हिडमा के पक्ष में हुई। उन दोनों चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या लगता है कि ये जो बयान देने वाले हैं, जो नारेबाजी करने वाले हैं, इनको बस्तर के या छत्तीसगढ़ के या नक्सलवाद के मूल मुद्दों की पहचान नहीं है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे जब ये सब कुछ चल रहा था तो मुझे हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, पत्रकार हैं सीनियर, उनकी एक लाइन याद आती है कि नक्सलवाद का भ्रूण राजनीति के गर्भ में पलता है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, वो नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ इसके कारण अलग थे, लेकिन वो पनपा क्यों, इसके पीछे सभी राजनीतिक पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। आज अगर उसका खात्मा हो रहा है तो इसका क्रेडिट कोई भी लेना चाहे, लेकिन वो पनपा और फैला कैसे, इसके लिए सभी जानते हैं। अपने अगर वो गिरबान में झांकेंगे कि परिस्थितियां क्या कुछ बनी थी बस्तर में। लेकिन जो कुछ दिल्ली में हुआ और जो कुछ देश भर में हो रहा है, इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि ये समझिए कि बीते 23 महीनों में कई बड़े नक्सल लीडर्स एनकाउंटर्स में मारे गए। नंबला केशव राव उर्फ बसव राजू 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगलों में मारा जाता है, जो देश का सबसे बड़ा नक्सली था। हिडमा देश का बड़ा नक्सली नहीं था। हिडमा जो सारे नक्सली 10 नक्सली मारे गए हैं फिलहाल सीसी मेंबर्स, उनमें वो सबसे निचले कैडर का था। वो साल 2024 में ही सेंट्रल कमिश्नर हुआ था। ऐसे में पद के आधार पर वो सबसे बड़ा नक्सली नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हिडमा के मरते ही अचानक ही दिल्ली में इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। बस्तर में, बस्तरी सहित छत्तीसगढ़ देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी डीपी में हिडमा की तस्वीर लगा लेते हैं। और इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको ये पोस्ट नजर आएंगे कि ये उत्तर बस्तर है जहां पे खदानें खुली हुई है, और ये दक्षिण बस्तर है जो हरी है। जब लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि हिडमा मर गया, अब जल जंगल जमीन कौन बचाएगा, तो ये हम सबकी मिलीजुली हार है। ये सत्ता पक्ष की हार है, ये विपक्ष की हार है, ये पत्रकारों की भी हार है कि आज हमारे देश का युवा ये सोचता है कि हिडमा देश के जल जंगल जमीन को बचा रहा था, या देश नहीं तो कम से कम सही बात। बस्तर के जल जंगल जमीन को बचा रहा था। जबकि जिम्मेदारी हमारी थी, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थी, ये जिम्मेदारी विपक्ष की थी, जिम्मेदारी पत्रकारों की थी। तो बीते इन सालों में जो हम सब ने मिलकर इन आदिवासियों के बीच में, इन युवाओं के बीच में अपना जो विश्वास खोया है, फिलहाल ये उसी का असर है जो हिडमा की मौत के बाद अचानक आउटरीच के तौर पे नजर आया। मेरी पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से बात हुई, मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो एंटी नक्सल मोर्चे पे काफी महत्वपूर्ण जगहों पे बैठे हैं। उनका भी बात साफ तौर पे कहना था कि हिडमा के एनकाउंटर के बाद इस तरह का रिएक्शन आएगा, इसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। फिलहाल जो रिएक्शन आया है उससे सभी चिंतित हैं, क्योंकि एक नक्सली के मारे जाने के बाद क्या किसी और तरह की समस्या पैदा होगी, इस बारे में विचार करना जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि आज जब एमएमसी जोन के नक्सली कहते हैं कि वो समर्पण करना चाहते हैं, तो सरकार ये कहती है कि हाँ, आप वापिस आइए, समर्पण करिए। क्योंकि सरकार भी इस बात को भलीभांति जानती है, पुलिस भी इस बात को भलीभांति जानती है कि समर्पण यदि कोई नक्सली करता है तो वो अपनी विचारधारा को पूरी तरह छोड़ के आता है, या वो बता के आता है कि अब उसकी रिलेवेंसी नहीं बची है। ऐसे में सरकार इसी बात को स्थापित करने पर ज्यादा जोर दे रही है। और दूसरी बात, एमएमसी जो नक्सली है रामधेर, वो भी बस्तर का आदिवासी है। ऐसे में उसकी अगर उसका एनकाउंटर हो जाता है तो हो सकता है इसी तरह का आउटरीच फिर से देखने को नजर आए। यही वजह है कि रामधेर भी सुरक्षित तरीके से वापसी कर रही है। संजय जी, रामधेर मुझे लगता है जी, क्या कह रहे हैं? हिडमा पॉपुलर था, क्योंकि देखिए नहीं, देखिए इसमें अंतर है। मैं अभी भी आपको कहूंगा इस बात को। हिडमा को पॉपुलर मीडिया ने किया था। रामधेर अपने क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर है, अपने क्षेत्र में बहुत ही ताकतवर है। वो बीजापुर के कुटरू इलाके से आता है और उस इलाके में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज ही वो इतना सक्षम है कि उस इलाके में नक्सल संगठन को खड़ा कर सकता है। ऐसे में यदि वो वापिस आता है तो उसके साथ उस इलाके के बहुत सारे नक्सली जो हैं वो वापिस आएंगे। साथ ही उनके मन में ये साफ संदेश जाएगा कि जब हमारा सबसे बड़ा नेता वापिस आ रहा है तो हमें भी नक्सल संगठन को छोड़ना चाहिए। के.एस. चौहान जी, आपके पास आऊंगा। संजय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है कि सरगुजा के क्षेत्र में जब नक्सलवाद खत्म हुआ तो वहां बहुत सारी खदानें हो गई, और हिडमा जैसा नक्सली जो आतंकी है, बहुत क्रूर है, हत्यारा है,
उसके रहते बस्तर के जंगल बचे हैं। आप सरकार में है, आपकी पार्टी सरकार में है, तो लोगों को किस तरीके से भरोसा दिलाएंगे कि सरगुजा जैसी स्थिति बस्तर के जंगलों की नहीं होगी, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे लगातार ये पूछ रहे हैं। चौहान जी। देखिए पांडे जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक अपने साथी प्रवक्ता से बात पूछना चाहता हूं, क्या प्रीति मांझी को निकाल दिया गया है कांग्रेस पार्टी से? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अभी आपने अरे बोला आप है निगेन जी का प्रीति जवाब दीजिए मांझी पहले। आपको जिम्मेदारी से अरे सवाल पूछ सुनिए, रहे हैं, आपको प्रीति मांझी से मतलब है? कैसे फालतू आदमी लोग आप लोग, बताओ। आप लोग को सरकार में हो, आप लोग को जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए, तो आप लोग उल्टा प्रीति मांझी के पीछे पड़े हुए। आप बताओ ना क्या करोगे आज युवा जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी संजय जी ने ही पूछा, आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप बात पलट रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीजों पे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रीति मांझी को पार्टी से निष्कासित किया गया है, को निकाल दिया उनको गया नोटिस है। देकर आप जांच हाँ या कमेटी ना में बैठाई जवाब गई। दीजिए। मृगन जी ने जवाब दे दिया, अब आप उनका जवाब दे दीजिए। क्या प्रीति मांझी को निकाल दिया गया है? अभिमन्यु जी आप ही जवाब दे दीजिए, बता दीजिए निष्कासित किया गया है, आपके पास भी उनको जानकारी। निष्कासित कर दिया गया भैया चौहान जी, उनको निष्कासित कर दिया गया है। अब आप थोड़ा सा कुछ सीरियस क्वेश्चन का जवाब दे दें। चौहान जी आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? उसको बोल मेरे संग मत करे। आवाज पहुंच आ रही है, आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है। मुझे लग रहा है चौहान जी का नेटवर्क है। अभिमन्यु जी आप ही के पास आता हूं, आपकी पार्टी विपक्ष में है, 5 साल आप लोग भी सरकार में रहे हैं। ये जो सवाल है मेरा वो आपसे भी है, क्योंकि ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का मामला है। छत्तीसगढ़ में कभी कांग्रेस की सरकार रहती है, कभी बीजेपी की रहती है, तो क्या उन आदिवासियों को कांग्रेस ये भरोसा दिला सकती है कि भविष्य में उनकी जब सरकार आती है तो बस्तर का जंगल ऐसे ही रहेगा, इस तरह का कुछ सरगुजा टाइप नहीं होगा? जी निश्चित ही, देखिए मैंने पहले भी अपने बहुत सारे डिबेट में इस बात को कहा है कि वहां के लोगों का विश्वास जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारों के लिए, चाहे कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की सरकार रहे। हमने उदाहरण भी दिया कि चाहे लोहांडीगुड़ा की बात देखें, वहां पे आपने कैसे उनका विश्वास खोया। हमारी सरकार आई तो आप उनको जाकर के उनके वनाधिकार पट्टे जो है वापस किए गए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप भी देखे, अभी आपने देखा जो सरकार सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है उनका किस प्रकार का रवैया है। वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ देने के पूरे कोशिश में है। आपने उनसे कितना महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आपने सवाल पूछा कि अगर आज सोशल मीडिया पे पोस्ट हिडमा के समर्थन में हो रहे हैं, अभी संजय जी ने भी ये बात कही कि इसमें सामूहिक जिम्मेदारी है। चलिए मैं नहीं कहता कि सिर्फ अकेले सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें हमारी विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, इसमें जो मीडिया बंधु जो जुड़े हुए हैं, जो जनता तक के बात हो जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी भी है। तो लेकिन इस प्रकार का जब सीधे सवाल पूछा जाता है, जो सरकार को जवाब देना होता है, तो वो क्या बोलते हैं, आप प्रीति मांझी के बारे में बताइए। अरे क्या प्रीति मांझी कौन है भाई? वो कोई नहीं है। वो ऐसी है कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, आज पार्टी से बाहर हो गई, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आज भी हमारे नेताओं ने इस बात को स्पष्ट किया। सुशीलानंद शुक्ला जी ने अपने बयान जारी करके इस बात को स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों जबरदस्ती कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इन सब चीजों से क्यों जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं? ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सके, अपनी जवाबदेही से वो लोग भाग सके। इस वजह से उन लोग इस प्रकार की कोशिश करते हैं। तो उनको अपनी जवाबदेही से नहीं भागना चाहिए। मुझे कुल मिलाकर के यही कहना था कि आपको जवाबदेह बनना है। आज आपकी सरकार है, आपको जवाब देना है। आपसे विपक्ष पर आरोप लगा के आप सोचेंगे कि पूरे 5 साल अपने निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जवाब देने होंगे, और जो परेशानियां आ रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसमें तो आप ही को करना है। उसमें ना विपक्ष कुछ कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जवाबदेही से, जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग रहा है। चौहान जी आपसे वही सवाल रहेगा कि क्या जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है कि सरगुजा के जंगल उजड़ गए, बस्तर के जंगल को हिडमा ने बचाया, ये भरोसा लोगों में कैसे पैदा करेगी आपकी पार्टी, आपकी सरकार, कि बस्तर के जंगल वैसे ही रहेंगे चाहे हिडमा जैसा कुख्यात नक्सली रहे या न रहे? चौहान जी मुझे लगता है चौहान जी का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। मेरी आवाज आ रही है पांडे जी? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी।
पांडे जी, मैं फिर से विनम्रता पूर्वक अपने साथी प्रवक्ता से पूछता हूं कि इन्होंने 2 बार बोला है प्रीति माझी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। अब आप जवाब देंगे कि यही सब बातें करेंगे बेमतलब की? आप बता दीजिए, मेरे समय मत बर्बाद कीजिए। सुन लीजिए। अरे सुनने ही बैठे हैं आप लोग, से जवाब भी सुनने बैठे हैं, लेकिन आपकी बेशर्मी, आप लोग की बेशर्मी सुनने नहीं बैठे हैं, समझ गए? काम की बात करिए, निर्लज लोग। अरे आप बच्चे लेवल, आप चिल्लाएंगे तो रिवर्स में चिल्लाना ही पड़ेगा हम लोग को। आप जवाब देंगे कि प्रीति माझी पे टक्कर करेंगे? यहाँ पत्रकार पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है, आप लोग की बेशर्मी की सीमा कभी खत्म होगी नहीं होगी? तुम लोगों की औकात नहीं है कि प्रीति माझी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दो। प्रीति माझी को कांग्रेस पार्टी से तेरी क्या औकात है जो तू बोल के बात कर रहा है? तेरी क्या औकात है? इस तरह से नहीं, सुन लो मेरी बात। तुम लोग की औकात नहीं है। मैं मृगेन जी, इस तरह के लोगों को छू तड़ाक होकर बात करना होगा ना, तो आमने सामने मिलकर बात कर ले। औकात नहीं है तुम लोगों की। तेरी क्या है? तेरी क्या है? ये क्या तेरी बोल रहे हो? ये क्या तेरी बोल रहे हो? तुम लोगों की औकात नहीं है कि प्रीति माझी को निकाल सको, क्योंकि तुम लोगों ने निकाला नहीं है उसके ऊपर। अरे और तुम्हारी तुम लोग जवाब देने में तुम लोग डरते हो, जवाब देने में डरते हो। उन लोगों को तुम निकाल ही नहीं सकते हो। मृगेन जी, क्यों बुलाते हैं ऐसे लोग को? क्यों बुलाते हैं ऐसे लोग को? क्या ऐसे लोग को बुलाना होगा तो मुझे मत बुलाइए। क्यों बुलाते हैं ऐसे लोग को? ऐसे निर्लजों को, ऐसे धर्मों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये लाल सलाम करने वाली प्रीति माझी को राहुल गांधी, अरे यार, ये क्या आदमी है? ये क्या पागल वागल है क्या? पागल? ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? क्या तरीका है? बस अब नोट हो गए। इन्होंने प्रीति माझी को निकाला। एक एक करके बात रखेंगे तो साफ हो पाएगा, क्योंकि दोनों लोग एक साथ बोल पांडे जी हाँ, मैं बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए लेफ्ट हो गए। देखो इनकी बेशर्मी, देखो ये कांग्रेसियों की बेशर्मी। ये कांग्रेसी उन लोगों को भी नहीं निकाल सकते जिन्होंने लाल सलाम किया हिडमा की मौत पर। ये कांग्रेसी, ये विचारधारा के, इसी विचारधारा के कांग्रेसी, इसी परिवार के कांग्रेसी, ये नक्सलवाद को बढ़ाने वाले कांग्रेसी अभी देखो कैसे मिर्ची डालते हैं आंखों में और कैसे मिर्ची लगती है इनको। तो ये इनके पास मैदान छोड़ के भागने का और कोई भी रास्ता नहीं था। ये क्योंकि नहीं निकाले हैं उसको, जिसने लाल सलाम किया, जिसने हमारे कई जवानों को शहीद किया, कि जिसने बस्तर को और वहां के लोगों के विकास के रोड़ा बना, उसके बारे में लाल सलाम करने वाली औरत को वो निकाल नहीं पाए। ये है इनकी असलियत, ये है इनका ये इनका दोहरा चरित्र। इसके पीछे भी, इनके प्रदर्शन के पीछे भी यही इन्हीं लोग का हाथ है। ये लोग किसी के नहीं है, न देश के हैं, न समाज के हैं, न प्रदेश के हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और इसीलिए फलीभूत किया गया नक्सलियों लोगों को। ये कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस अपने चुपचाप अपनी राजनीति कर सके। इस वजह से ये कांग्रेस ने इन लोगों को सॉफ्ट हैंड दिया। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछने से मेरे को मालूम था, ये एक क्वेश्चन पूछने से ये धरातल में आ जाएंगे और इनका पर्दाफाश हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा और देखिए कैसे इंतजाम है। अभिमन्यु जी लेफ्ट हो गए हैं। मैं आखिरी सवाल संजय जी से लूंगा। ये जो संजय जी एमएमसी जोन और तमाम चीजें हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, तो क्या बस्तर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, बस्तर में काफी कुछ बड़ा हो चुका है और काफी कुछ बड़ा अभी भी होने वाला है, क्योंकि मूल रूप से अभी भी साउथ बस्तर में नक्सलियों की बटालियन और वहां देवा
और केसा जैसे बड़े नक्सली बचे हुए हैं। और अगर नॉर्थ बस्तर की बात करें तो वहां एमएमसी जोन में भी लगभग 50 के आसपास नक्सली बचे हैं। ऐसे में ये नक्सली भी जल्द ही मुख्यधारा में लौट सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जब इससे पहले रुपेश और सोनू मुख्यधारा में लौटते हैं तो एक बात कहते हैं, लगातार नक्सलियों ने अपने पत्र में इस बात को लिखा है कि बदले हुए देश के हालातों के आधार पर जिस विचारधारा को लेकर ये हथियार लेकर जंगलों में घूम रहे थे वो अब रिलेवेंट नहीं रह गया है। ऐसे में उन्हें अपने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना होगा और संवैधानिक तरीके से यदि वो जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो उसमें अब हथियार नहीं होगा, उसमें हिंसा नहीं होगी, संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात को सामने रखेंगे। यही बात कहते हुए अधिकांश नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं और ये अच्छी बात है। देश में कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी बात रखना चाहे तो उसके लिए संविधान है, उसके कुछ कायदे हैं। आप उन कायदों में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर यदि अपनी बात रखते हैं तो उस बात को सुना जाएगा, उस बात को गंभीरता से सुना जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि नक्सल संगठन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मानता है कि अपनी बात रखने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है और ये सही बात बदलाव है। 60 साल बाद आया है। 60 साल जिस विचारधारा को लेकर ये बंदूक लेकर जंगलों में घूमते रहे, ये बात कहते रहे कि हम बंदूक की नली पे के नोक पर सत्ता हासिल करेंगे। आज उन्हें समझ आता है कि भारत जैसे बृहद लोकतंत्र वाले देश में, इतने ताकतवर देश में इस तरह के विद्रोह के जरिए आप सही सत्ता बात है। इस हासिल तरह करना तो के छोड़िए, विद्रोह से आप किसी सत्ता एक हासिल छोटे से नहीं हिस्से की। पर भी कब्जा नहीं कर सकते। यही वजह है सही कि बात। एक वक्त में 180 जिलों में फैला हुआ नक्सलवाद आज मात्र बस्तर के एक छोटे से हिस्से में सिमट गया है। इसके अलावा अगर ईआरबी की बात करें तो झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं जहां फिलहाल नक्सलवाद सिमट गया है। ऐसे में वो इलाके भी जल्द ही नक्सल मुक्त होंगे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि नक्सल संगठन फिलहाल इसी ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। कुछ देवजी जैसे कुछ नक्सल बड़े नक्सली संगठन के बचे हैं। बड़े-बड़े लीडर लीडर जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सब जो है मुख्य धारा में लौटना चाह रहे हैं। जैसा संजय जी ने कहा कि भारत देश बहुत ताकतवर देश है और यहाँ आप हथियार उठाकर संविधान को चुनौती नहीं दे सकते हैं, हथियार उठाकर आप लोकतंत्र को चुनौती नहीं दे सकते। नक्सली अब ये मान चुके हैं और नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हम सभी मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों का स्वागत करते हैं क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान से चलेगा। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।